हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 1 जून के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, जबलपुर, धार या भोपाल। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारी करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रतलाम में 1 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। हमारे ऑप्शन हैं शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल, नरोत्तम मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में रतलाम में 1 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं और नरोत्तम मिश्रा हमारे गृह मंत्री हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, रतलाम मेडिकल कॉलेज में विधायक चेतन कश्यप के फाउंडेशन द्वारा लगवाए गए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा और सांसद गुमान सिंह डामोर समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से तैयार हुए प्लांट की वजह से ऑक्सीजन के मामले में रतलाम आत्मनिर्भर बन गया है। विधायक चेतन कश्यप द्वारा फाउंडेशन से बनवाए गए ऑक्सीजन प्लांट के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि इसका लोकार्पण हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फंगस से बचाव में उपयोगी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, रीवा, इंदौर या सागर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है इंदौर। ब्लैक फंगस से बचाव में उपयोगी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का उत्पादन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, ब्लैक फंगस से बचाव में उपयोगी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन अब इंदौर में ही बनेगा। ड्रग कंट्रोलर मध्य प्रदेश में सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित मॉडर्न लैब को यह इंजेक्शन बनाने की मंजूरी दे दी है। 1 सप्ताह में कच्चा माल आते ही उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। 15 से 20 जून के बीच इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। हर दिन 10,000 इंजेक्शन बनाए जा सकेंगे। कंपनी चेयरमैन डॉक्टर अनिल खरैया ने बताया कि अनुमानित तौर पर इंजेक्शन करीब 3,000 रुपये का होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, ब्लैक फंगस से बचाव के लिए उपयोगी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन हमारे इंदौर शहर में बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व में 2 बाघिन भेजे जाएंगे। हमारे ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से टाइगर सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व में 2 बाघिन भेजे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से 2 बाघिन सतपुड़ा और संजय राष्ट्रीय उद्यान में 2 बाघिन भेजी जाएंगे। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है, तो हमारा उमरिया में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली हमारा मंडला में स्थित है, मंडला में। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा शिवपुरी में स्थित है, शिवपुरी। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारा सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है, सिवनी और छिंदवाड़ा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, बाघों की नर्सरी के नाम से देश भर में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जल्द ही 2 बाघिनों की शिफ्टिंग सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व में होगी। दोनों ही बाघिन की उम्र लगभग 2.5 साल है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के बाघिनों की शिफ्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से 2 बाघिन सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व में भेजी जाएंगी।
चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए हैं? हमारे ऑप्शन हैं रतलाम, ग्वालियर, होशंगाबाद या खरगोन। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है होशंगाबाद। हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर पहले अलर्ट नजर हैं। दूसरी लहर में दोबारा वैसी स्थिति ना बने, जिसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल इटारसी में भी ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए गए हैं। अब इन शासकीय अस्पतालों में भी मरीजों को ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध हो सकेंगे। दूसरी लहर से निपटने व तीसरी लहर का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 मई को जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य, सिविल अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक ऑक्सीजन बेड्स की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, होशंगाबाद जिले में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए गए हैं तीसरी लहर को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के IRAD तैयार करने में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? हमारे ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है दूसरा। भारत सरकार के IRAD तैयार करने में मध्य प्रदेश हमारे दूसरे स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और हमारा मध्य प्रदेश दूसरे पर। भारत सरकार के IRAD तैयार करने में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण मई माह के प्रमुख दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप एग्जाम में भूलें ना। ठीक है, तो देखिए आज अपन मई माह के सारे दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 1 मई को हमारा मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 5 मई को मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और 17 मई को हमारा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। दूर संचार दिवस मनाया जाता है, विश्व दूरसंचार दिवस हमारा 17 मई को मनाया जाता है और 17 मई को ही हमारा उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उक्त रक्तचाप दिवस हमारा 17 मई को ही मनाया जाता है। तो 17 मई को हमारे 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस और उक्त रक्तचाप दिवस हमारे 17 मई को मनाए जाते हैं। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और 16 मई को ही हमारा संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेना दिवस हमारा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना। 18 मई को हमारा विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इससे आगे मैं आपको बोल देती हूँ, आप लोग लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस हैं, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आज अपन सारे मई के दिवसों का रिविजन कर लेते हैं। देखिए 22 मई को हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 24 मई को हमारा राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, 29 मई को इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। आप लोग ये ध्यान रखना। 30 मई को हमारा हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। 31 मई का दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है आप लोग, तो आप लोग ध्यान रखना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमारा 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 20 मई से आप लोग ध्यान से सुन लेना। 20 मई को हमारा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 24 मई को हमारा राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, 29 मई को इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है और 30 मई को हमारा हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और 31 मई को हमारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सारे दिवसों को याद रखना, मई माह के सारे ये इंपॉर्टेंट दिवस हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको ध्यान रखना। चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं।
ये देखिए अपन एमपी स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पीएससी, एमपी एसआई, पुलिस, जेल प्रहरी, पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपन अपने एमपी स्टैटिक जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए ये देखिए स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे। हमारे ऑप्शन हैं रामविलास पासवान, AB वाजपेयी, कैलाश चंद्र जोशी या दिग्विजय सिंह। तो देखिए इसका सही आंसर है कैलाश चंद्र जोशी। 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य कैलाश चंद्र जोशी थे। ठीक है, चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए 1977-78 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी थे। कैलाश चंद्र जोशी थे, ठीक है, और यही हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, कैलाश चंद्र जोशी, ये फैक्ट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे। आप लोग ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री थे प्रथम गैर कांग्रेसी। ठीक है, और ये 1977-78 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे कैलाश चंद्र जोशी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 14 जुलाई 1929 को हाट पिपलिया में इनका जन्म हुआ था। हाट पिपलिया हमारे देवास में है। 14 जुलाई 1929 को हाट पिपलिया में इनका जन्म हुआ था। हाट पिपलिया हमारे देवास में है। और ये 8 बार विधायक रहे हैं, 2 बार लोकसभा सदस्य और 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 8 बार विधायक रहे हैं, 8 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सदस्य, 2 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं और 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 24 नवंबर 2019 को भोपाल में। 24 नवंबर 2019 को भोपाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कैलाश चंद्र जोशी 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे थे। कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 14 जुलाई 1929 को हाट पिपलिया में हुआ था। हाट पिपलिया हमारा देवास में है। इनकी मृत्यु 24 नवंबर 2019 को भोपाल में हुई थी। और यह 8 बार विधायक और 2 बार लोकसभा सदस्य और 1 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं सिद्धि, सागर, सतना या दमोह। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है सतना। निम्न में से सतना जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, सतना जिले के गांव को। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए मध्य प्रदेश के जिले सतना के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है, सतना के गांवों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना। वातावरण एवं मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। आप लोग ये ध्यान रखना, वातावरण एवं मौसम के प्रतिकूल
प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। आप लोग ध्यान रखना, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना। ये हमारे 2017 एमपी पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के जिला सतना के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और ये केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हमारे ऑप्शन है पद्मजा नायडू, शीला कौल, शारदा मुखर्जी या सरला ग्रेवाल। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना, सरला ग्रेवाल पहली महिला राज्यपाल थी मध्य प्रदेश की। ठीक है, वर्तमान में हमारी मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का कार्यकाल कितना था? का कार्यकाल 1989 से 1990। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का कार्यकाल 1989 से 1990 था और पहली महिला राज्यपाल हमारी सरला ग्रेवाल थी। सरला ग्रेवाल, आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1927 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 29 जनवरी 2002 को। तो इनका जन्म याद रखना, 4 अक्टूबर 1927 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 2002 को इनकी मृत्यु हुई थी। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रधान सचिव भी रही हैं सरला ग्रेवाल। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रधान सचिव भी रही हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रधान सचिव भी सरला ग्रेवाल रही हैं। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। वर्तमान में हमारी मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और साथ ही आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं वर्तमान में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? हमारे ऑप्शन है गौहद दुर्ग, बांधवगढ़ दुर्ग, मालवा दुर्ग या नरवार दुर्ग। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है बांधवगढ़ दुर्ग। बांधवगढ़ दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बांधवगढ़ दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, बांधवगढ़ दुर्ग का रामायण से संबंधित है बांधवगढ़ दुर्ग हमारा। तो बांधवगढ़ दुर्ग हमारा कहाँ स्थित है? तो बांधवगढ़ दुर्ग हमारा मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ दुर्ग उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिला हमारा शहडोल संभाग में पड़ता है। शहडोल संभाग में। ठीक है, उमरिया जिला हमारा शहडोल संभाग में पड़ता है और बांधवगढ़ दुर्ग हमारा उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, यह 2000 वर्ष पहले बनाया गया था। यह किला बांधवगढ़ दुर्ग हमारा 2000 वर्ष पहले बनाया गया था। 2000 वर्ष पहले बनाया गया था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। इस किले का नाम शिव पुराण में मिलता है, इसलिए यह रामायण से संबंधित है। ठीक है, शिव पुराण में इस किले का नाम मिलता है। इस किले का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये रामायण से संबंधित है बांधवगढ़ दुर्ग और इसी दुर्ग में शेष शाही तालाब और विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, शेष शाही तालाब और विष्णु जी का मंदिर इसी किले में स्थित है। विष्णु
जी का मंदिर इसी किले में स्थित है। ठीक है, इसी किले में राजा मार्तंड ने इसी किले के पास ही सफ़ेद शेर को पकड़ा था, उसका नाम मोह था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इस राजा मार्तंड ने इसी किले के पास से ही सफ़ेद शेर को पकड़ा था, उसका नाम मोहा था। रीवा के राजा मार्तंड ने इसी किले के पास, तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और इस किले को इसे बघेलखंड के राजा ने बनवाया था। आप लोग याद रखना, बांधवगढ़ दुर्ग हमारा उमरिया जिले में स्थित है, 2000 वर्ष पहले से बनाया गया था और शिव पुराण में इसका किला का नाम मिलता है और रामायण से संबंधित है बांधवगढ़ दुर्ग। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? हमारे ऑप्शन है होशंगाबाद, जबलपुर, भोपाल या सागर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, जबलपुर में स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। इस उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ हैं, वो भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो आप लोग यहाँ ध्यान रखना, न्यायालय की खंडपीठ, उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ हैं, 2 खंडपीठ हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 2 खंडपीठ भी पूछी जाती हैं और उनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो एक इंदौर और ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इंदौर और ग्वालियर, और उच्च न्यायालय हमारा जबलपुर में स्थित है। वर्तमान में हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफीक हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हमारे मोहम्मद रफीक हैं, मोहम्मद रफीक। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हमारे प्रेजेंट में मोहम्मद रफीक हैं। ठीक है, और इसकी 2 खंडपीठ भी आप लोग ध्यान रखना, इंदौर और ग्वालियर उच्च न्यायालय की। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है उज्जैन, खंडवा, ग्वालियर या ओरछा। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है ग्वालियर। मध्य प्रदेश का एकमात्र तेली का मंदिर हमारा ग्वालियर के किले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, ग्वालियर के किले में एकमात्र तेली का मंदिर स्थित है। चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में ग्वालियर के किले में एकमात्र तेली का मंदिर स्थित है, एकमात्र तेली का मंदिर स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, प्राचीन हिंदू मंदिर है। ठीक है, जो कि हमारे ग्वालियर के किले में स्थित है। आप लोग ये ध्यान रखना, ग्वालियर के किले में गुजरी महल, सास बहू का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं कि गुजरी महल और सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुजरी महल, सास बहू मंदिर, सास बहू मंदिर, ये भी हमारा ग्वालियर के किले में स्थित है, ग्वालियर के किले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो सूरज सेन ने ग्वालियर का किला बनवाया था, सूरज सेन ने ग्वालियर का किला बनवाया था, राजा सूरज सेन ने। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में एकमात्र तेली का मंदिर है और यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। और गुजरी महल, सासू मंदिर भी ग्वालियर के किले में ही स्थित है, जिसे ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। ठीक है, ग्वालियर के किले को ही हम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हमारे ऑप्शन है मोहम्मद रफीक खान, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दीपक मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश
मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, इसके साथ साथ ही वो क्या रहे थे, तो ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति में रूप में इन्होंने कार्य संभाला था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने ही। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी इन्होंने संभाला है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, इनका ये कार्यकाल कितना था, तो ये था इनका 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इनका कार्यकाल था। और साथ ही में ये भारत के 6वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, भारत के 6वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, 6वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति का क्या था, तो इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति का था 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984। ठीक है, तो इनके उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आप लोग ध्यान रखना, 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक इनका भारत के 6वें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना, मैं बोल देती हूँ, आप लोग ये लिख लेना कि भारत के ये 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक। ठीक है, भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1905 को, और इनकी मृत्यु हो गई थी 18 सितंबर 1992 में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना मोहम्मद हिदायतुल्लाह की। तो इनके बारे में पूरी जानकारी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोग सुन लेना अच्छे से और लिख लेना। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य संभाला है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। भारत के 6वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं 21 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक। और भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मोहम्मद रफ़ीक खान है। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म कब हुआ था, तो 17 दिसंबर 1905 को, इनकी मृत्यु हुई थी 18 सितंबर 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, एग्जाम में इनका पूछा जा सकता है कि कौन से उपराष्ट्रपति थे, किस कार्यकाल पर रहे थे, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ऐसे ही आप लोग डेली करंट क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए, और डेली करंट क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट क्लास मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपके लिए डेली ऐसे करंट क्लास लाते रहेंगे। करंट के साथ साथ हम आपके लिए स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। जिस किसी को भी हमारी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी करंट की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू, धन्यवाद।